हेलो बच्चों, आज हम मैथ का दूसरा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि पहला वीडियो बना चुके हैं। यदि पहला वीडियो देखना है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर से संबंधित प्रश्न करेंगे क्योंकि पार्ट 1 वाला वीडियो में चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका परिचय बता दिए हैं। इस चैप्टर में मौसौ और लौसौ पढ़ेंगे। इस पाठ में जो है मौसौ और लौसौ पढ़ेंगे। तो पहले मौसौ का पूरा नाम देख लेते हैं और लौसौ का। मौसौ का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। उसके बाद लघुत्तम का पूरा नाम होता है, लौसौ का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। मौसौ को हम लोग इंग्लिश में HCF बोलते हैं। मौसौ को इंग्लिश में HCF बोलते हैं। HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है पूरा नाम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका शॉर्ट फॉर्म में HCF है। इसी HCF को हम लोग मौसौ बोलते हैं। इसके बाद लौसौ है। लौसौ को हम लोग LCM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LCM। लौसौ को LCM बोलते हैं। LCM का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जो है सो पूरा नाम है और इसका शॉर्ट फॉर्म में है LCM। तो इस पाठ में जो है सो बस यही पढ़ना है। तो इसके बाद है हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या इसी एल्गोरिथम को प्रमेयिका भी कहा जाता है। इसे हम लोग बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसके बारे में जानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार जो है ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भागफल को हम लोग A से व्यक्त करते हैं, उसके बाद भाजक को B से, भागफल को Q से और प्लस शेष को R से व्यक्त करते हैं। तो देखिए ये इतना हो गया। इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R। तो इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग ये A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं, जहां R जो है R 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होता है। ये R जो है R हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। अब कैसे छोटा होता है एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 95 में भाग लगाना है। भाग लगाते हैं तो यहाँ पे 8 से लगाएंगे एक बार में, तो 8 एकम 8, 9 में से 8 घट गया तो 1 बचेगा। इसके बाद उतार दिए तो 15 हो गया। देखिए ये 8 है, 8 को अगर 2 बार पढ़ देते हैं तो 16 हो जाएगा। तो 16 होगा, 15 से ज़्यादा है, इसीलिए 2 बार में नहीं एक ही बार में लगेगा। तो लगा देते हैं 8 एकम 8। अब 15 में से 8 घट गया तो बच गया कितना? 7 बच गया। देखिए 7 जो है 7 ये शेषफल है। 7 क्या है? ये 7 शेषफल है। और ये शेषफल देखिए भाजक से छोटा है या नहीं है? भाजक 8 है और शेषफल 7 है। तो शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा ही होता है, इसीलिए भाजक से हमेशा छोटा होगा। लेकिन कभी कभी R जो है सो 0 के बराबर हो जाता है या 0 से बड़ा भी हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, ये एल्गोरिथम सिर्फ मौसौ के लिए ही बनाया गया है। देखिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये सिर्फ मौसौ के लिए ही है और इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रमेयिका से हम किसका मान निकालते हैं? तो बताना है मौसौ का मान। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मौसौ का मान ज्ञात करते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित प्रश्न जो है इस टाइप से पूछा जाता है। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर संख्या 130 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो है सो संख्या कितना कितना दिया है? 130 है। ये हल में लिखेंगे संख्या कितना दिया है? 130 और 420 दिया है। तो क्या करते हैं कि इसको जो है सो पहले हम लोग भाग विधि से इसका HCF निकालते हैं। 130 है और ये
420 है। 130 को अगर हम 4 से गुना कर देते हैं, 130 को 4 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 1 5। देखिए 520 आ रहा है। क्या यहाँ पे 520 है? नहीं है, यहाँ पे 420 ही है। तो इसीलिए 4 से नहीं 3 से ही लगेगा, 3 से लगा देंगे। 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 0, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो 0, 12 में से 9 गया तो 3 होगा और ये ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है सो 130 यहाँ पे उतार देते हैं, 130। अब देखिए 130 से इसमें लगाना है। ये वाला जो मतलब ये भाग विधि से HCF निकाला जाता है। ये कल का वीडियो में यानी पार्ट 1 वाला वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह से निकालना है। तो अब 30 से 130 में लगाना है। तो 30 को यदि हम 4 से गुना करते हैं तो 0, 4 तिया 12, 120 हो जाता है। 30 को अगर हम 4 से गुना कर देते हैं, इसमें 4 से लगा देते हैं तो यहाँ पे 0, 4 तिया 12 यानी 120 हो गया। इसको घटाएंगे तो 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा और ये ख़त्म। इसके बाद जो है यहाँ पर 30 आ जाता है। 30 देखिए 10 से लगा देंगे इसमें तो 10 तिया 30, 10 तिया 30, ये से ये ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। तो यानी अंत में किससे भाग लगा है? 10 से लगा है। सेम इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बैठा देना है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अजोड़ शेषफल। देखिए यही क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसी पर आंसर निकलेगा। देखिए यहाँ पे भाज्य पूछ रहा है। भाज्य क्या है? तो जिसमें भाग लगाते हैं उसे भाज्य कहते हैं। तो देखिए भाज्य क्या है? यहाँ पे 420 भाज्य है, 420 भाज्य है। भाज्य बराबर भाग किससे दे रहे हैं? 420 में भाग लगा रहे हैं 130 से, तो हमारा भाज्य कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। गुने भाग देने के बाद कितना प्राप्त हुआ है? तो भाग देने के बाद हमें 3 मिला। भाग अगर 130 से भाग लगाए तो 3 मिल गया। तो ये 3 क्या है? भागफल है। प्लस देखिए शेष नीचे में जो बचा है यानी 130 से भाग लगाए हैं तो शेषफल कितना बचा? 30 बच गया है। तो ये हो गया पहला के लिए यानी पहला भाज्य के लिए। देखिए दूसरा भाज्य क्या है? यहाँ पे 130 है तो 130 बराबर देखिए इसका भाजक 130 का भाजक कितना है? 30 है तो 30 देंगे गुना 30 को कितना बार पढ़े हैं? तो 4 बार, यानी ये भागफल आ गया। 30 से भाग दिए हैं तो हमें 4 मिला है, यही क्या है? भागफल है। प्लस जब 30 से भाग दिए हैं तो शेषफल कितना निकला है? 10, तो 10 डाल देते हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद 30 में भाग लगा रहे हैं तो भाज्य कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। भाज्य 30 का भाजक 10 है, 30 का भाजक 10 गुने भागफल 3 आया है तो 3 रख देना है। प्लस शेषफल कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा खत्म, कुछ नहीं यानी शून्य बच गया। तो इसको बस यही इसी तरह से काटना है, जब तक शेष शून्य नहीं बच जाता है तब तक इसको काटना है। तो देखिए शेषफल शून्य आ गया। इस शेषफल जहाँ शून्य आता है तो अंतिम भाजक मौसा कहलाता है, यानी अंतिम भाजक 10 है तो 10 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसीलिए HCF किसका किसका? तो 130 और 420, 130 और 420 का HCF कितना आ रहा है? तो 10 आ रहा है। इसी तरह से क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आंसर निकालना है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल में कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 140 और 560 का HCF ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो सेम उसी तरह से बनाना है। पहले क्या करना है कि भाग विधि से इधर बना लेंगे, फिर यहाँ पे लिख लेना है। पहले लिख लेते हैं हल में कितना कितना दिया है? तो 140 और 560 दिया है, ये संख्या दे दिया है। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले भाग विधि से निकाल लेते हैं 140 और 560। देखिए 140 से कितना बार लगाएंगे? यदि 140 में हम 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 5। देखिए यदि 140 में हम 4 से गुना कर रहे हैं, 140 में 4 से गुना कर रहे हैं तो एक ही बार में आ जाता है 560, एक ही बार में आ गया। देखिए पूरा पूरा यहीं पे ख़त्म हो गया। तो पूरा पूरा किससे कट रहा है? ये 140 से पूरा पूरा कट रहा है। तो सेम इसको लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल।
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। देखिए भाज्य कितना है, भाज्य 560 है भाज्य। भाजक कितना है, यानी 140 से भाग दे रहे हैं तो 140 भाजक हो गया, गुने भाग देने के बाद कितना मिला है, 4 मिला है, प्लस शेषफल कुछ नहीं बचा यानी 0। अब शेषफल यहीं पे 0 हो गया तो यही इसी से ना कटा है पूरा पूरा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 140 लिख देंगे। इसीलिए HCF, इसलिए HCF किसका HCF, तो 140 और 560 का HCF कितना हो जाता है 140। यही हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना है और HCF निकालना है। इस पर आधारित प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है जिसमें कि बनाना है। देखिए इस पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। कहता है यदि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या इतना है तथा सम संख्या इतना का होता है, तो मतलब ऑप्शन देता है, वहाँ पे 4 ऑप्शन रहता है, चारों ऑप्शन में से मतलब इस टाइप से दिया जाता है। देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सम होगा और कौन विषम है। तो ये जो रूप दिया हुआ है तो यहाँ पे p है, p कोई पूर्णांक है, p क्या है कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक लेकर के चलते हैं। यहाँ पे जैसे 2 है, p की जगह पर अगर हम 1 रख देते हैं तो p यानी 2 गुना 1 प्लस 1 होगा। उसके बाद देखिए 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 विषम संख्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 3 एक विषम संख्या है। यदि हम p के जगह पे फिर 2 रख देते हैं, p के जगह पर 2 रख देते हैं तो 2 गुना 2 प्लस 1 यानी 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। देखिए ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि 2p + 1 एक विषम संख्या है। इस तरह से पहचान करना है और आंसर बनाना है। ये 2p सम संख्या है, कैसे जानेंगे, तो देखिए p की जगह पे क्या करते हैं 1 रखते हैं, p की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, यदि p की जगह पे 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, p की जगह पर अगर हम 3 लेते हैं तो 2 तिया 6। देखिए ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, यानी ये सब सम संख्या आ रहा है, तो इसीलिए क्या कहेंगे कि 2p एक सम संख्या, 2p क्या है एक सम संख्या। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाना है। इसके बाद जो है सो फिर क्वेश्चन इस टाइप से आता है, कहता है यदि 2 अभाज्य संख्या a और b हो तो उसका मौसा 1 तथा लौसा ए बी होगा। मतलब ये क्वेश्चन देता है कि यदि दो अभाज्य संख्या यदि 2 अभाज्य संख्या a और b हो तो उसका मौसा कितना होगा। मौसा, अब देखिए अभाज्य संख्या पर क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 ये सब क्या है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का हम HCF निकाल करके देख लेते हैं। जैसे 2 है तो 2 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 का गुणनखंड 2 गुना 1 होगा। 3 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 3 गुना 1 होगा। देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, 1 मिल रहा है, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाता है 1 हो जाता है। HCF इसका 1 हो जाता है। लेकिन इसी का अगर कहेगा कि लौसा निकालिए, लघुत्तम निकालिए, तो क्या करेंगे, ये दोनों का गुना करते हैं, 2 गुने 3 हो जाएगा तो 3 दूनी 6। सेम इसी तरह से इसको बनाना है, सेम इसी तरह से इसको भी बनाना है। यदि कह रहा है कि यदि 2 अभाज्य संख्या a और b है, यदि 2 अभाज्य संख्या a और b हो तो उसका मौसा 1 तथा लौसा ए बी होगा। ए बी का मतलब दोनों को क्या कर रहे हैं गुना कर दिए। सेम इसी तरह से इसके बाद एक जो है फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा, ये सूत्र है, इस पर क्वेश्चन बनता है। एक एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे इसमें कहता है कि यदि मौसा बराबर 23 दिया है, यदि मौसा बराबर 23 और लौसा जो है लौसा बराबर 14 हुआ है। फिर कहता है यदि एक संख्या दिया हुआ है, यानी पहली संख्या दे दिया, पहली संख्या दिया हुआ है 161 है, पहली संख्या क्या है 161 है, तो हमें दूसरी संख्या ना है। तो देखिए दूसरी संख्या इसी तरह से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, इधर है सो मौसा गुने लौसा है, मौसा गुने लौसा है। इसके बाद पहली संख्या इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी भाग में चला जाता है, तो पहली संख्या दे देना है बराबर। देखिए मौसा कितना है 23 है, तो मौसा 23 गुना लौसा 14 बट्टे 161 दिया है, 161 है। अब क्या करना है कि भाग लगाना है, तो भाग लगा करके देख लेते हैं। देखिए 23 से काटते हैं, 23 से कम 23 और 23 को यहाँ लगा देंगे तो 7 बेर में यहाँ पे काट देगा।
उसके बाद फिर 7 है, ये 7 से फिर इसको काट देना है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 और 7 सत्ते 49। तो इसीलिए दूसरी संख्या बराबर हो गया 207। यही क्या हो गया, हमारा आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है सो यहाँ पे नोट्स में दिया गया है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है सो बनाना है, वीडियो के लास्ट में इसको डाल देंगे। ये जो है ये क्वेश्चन वो वीडियो के लास्ट में डाल देंगे, और आप सब भी रिवीजन कीजिए और बनाइए। देखिए इसके बाद कहता है यदि हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो तो वह शांत होगा और नहीं तो अशांत होगा। तो देखते हैं कि जिसका हर यानी हल बट्टा में, हर मतलब बट्टा में जिसका भी है यानी बड़ा संख्या का गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि अगर इसका जो रूप है वो 2 के m और 5 के पावर n के रूप का है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 18 और बट्टा में 20 है। तो अगर है तो काट देंगे, 2 से कटेगा तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 9/10 आ गया। अब यदि 10 का गुणनखंड करते हैं तो 9/10 का गुणनखंड 2 और 5 हो जाएगा। देखिए प्रत्येक संख्या के ऊपर में एक छिपा रहता है, यानी पावर में 1 रहता है, तो पावर 1। तो देखिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। यह शांत है, यह क्या है, शांत है, क्योंकि इसका हर जो है हर यानी नीचे वाला इसका गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। इसके बाद देखते हैं कि ये तो यहाँ पर 12/15 है, तो ये भी तक 3 से कटेगा, 3 से काट देते हैं तो 3 चौक 12 और यहाँ पे 3 5 15। देखिए बट्टा में 5 है, तो प्रत्येक संख्या के ऊपर तो एक छिपा रहता है पावर में, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि 2 नहीं दिया है, तो 2 के पावर हम लोग 0 और 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 आ जाता है, किसी भी संख्या के पावर में 0 आता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 0 का मतलब 1 गुने 5 बराबर 5। तो देखिए इसका यानी कोई इसमें चेंजे नहीं हो रहा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये 2 के पावर 0 रख दिए और ये 5 के पावर 1 तो दिया हुआ ही है, इसीलिए कह सकते हैं कि यह जो इसका हर जो है हर वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यह भी शांत है, यह भी शांत है, तो ये भी हो जाएगा शांत। लेकिन ये देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 है, इसके बट्टा में 2 और 5 नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको अगर काटते हैं 3 से कटेगा तो 3 चौक 12 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, यानी इसके बट्टा में भी 2 और 5 नहीं है, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये दोनों अशांत है, लेकिन ये भी शांत है, ये भी शांत है और ये भी शांत। तो ये सवाल जो है इसी तरह से बनाना है और देखना है कि कौन शांत है और कौन अशांत। इसके बाद है कहता है कि 0.06 पर ऊपर में रैकरिंग दिया है, इसको हम लोग वार बोलते हैं, वार भी इसको बोला जाता है। तो इसको क्या करना है कि P/Q के रूप में बदलना है। रहता है 2 नंबर में पूछता है, दे देता है, कहता है इसको P/Q के रूप में बदल दीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए हल में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.16 पर रैकरिंग या x बराबर 0.6 पर रैकरिंग। देखिए जिस संख्या के ऊपर में रैकरिंग पड़ता है इसका मतलब होता है कि वह संख्या बार बार दोहरा रहा है। जैसे यहाँ पे 6 पर रैकरिंग है, इसका अर्थ क्या है कि 6 जो है लगातार आ रहा है, बार बार 6 आ रहा है, इसका अर्थ यही है। जैसे कि यहाँ पे 15 पे रैकरिंग दे दिए, 15 है, 15 पर रैकरिंग का मतलब ये 15 आएगा, बार बार 15 आएगा, यानी रैकरिंग का मतलब यही है कि वो संख्या जो है सो दोहरा रहा है। तो यहाँ पे 16 पर रैकरिंग है, तो क्या करेंगे कि ये 16 बार बार आएगा, 16 बार बार आएगा, ये अनंत तक आते रहेगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं। देखिए यहाँ पे देखना है कि कितना संख्या पर रैकरिंग दिया हुआ, 2 संख्या पर रैकरिंग है, 1 और 6, यानी दोनों संख्या पर रैकरिंग है। जब 2 संख्या पर रैकरिंग रहता है तो इसमें 100 से गुना करना है। जब देखिए एक संख्या पर रैकरिंग हो, एक संख्या पर, तो इसमें 10 से गुना करना है दोनों तरफ। यदि 2 संख्या पर रैकरिंग है तो दोनों तरफ 100 से गुना करना है। यदि 3 संख्या पर रैकरिंग दिया हो तो दोनों तरफ 1000 से गुना करना है। तो यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर में रैकरिंग है, इसीलिए दोनों तरफ क्या करते हैं, समीकरण के दोनों तरफ 100 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों ओर 100 से
गुना करने पर दोनों तरफ 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ 100 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा बराबर में। देखिए 100 से गुना होगा तो यहाँ पे 2 अंक जो है उठ के आगे आ जाता है, 2 अंक उठ के इधर आएगा, अब दशमलव, फिर 16 16 16 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन कैसे होता है कि यहाँ पे जो है सो दशमलव है, फिर इधर 16 कैसे आ गया। तो देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे यहाँ पे 0.25 दिया हुआ है, इसमें गुना करना है 100 से। तो जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ पर 2500 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी 1 और 2, 2 के बाद दशमलव है ना, तो इसमें भी वही करना है, 1 और 2, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है। तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए सीधा सीधी क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 25 था, 100 से गुना किए तो 25 आ गया, दशमलव खत्म। तो सेम इसमें भी वही हुआ है, दशमलव के बाद 16 था, 100 से गुना किए तो 16 उठ के दशमलव के इधर आ गया। इसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से 2 में क्या है, 100x बराबर 16.16 डॉट डॉट। समीकरण 1 में क्या है, x बराबर 0.16 डॉट डॉट। देखिए अब क्या करना है, घटाना है, इसमें माइनस का चिन्ह दे दिए। 100x में से 1x घट गया तो 99x हो गया बराबर। देखिए यहाँ दशमलव के बाद ऊपर भी 16 और नीचे भी 16, इसीलिए दशमलव से दशमलव हट गया, यानी इधर 0 0 हो जाएगा, तो इधर वाला हटा देते हैं। अब 16 में से 0 घटा तो 16 का 16 ही रहेगा, या इसको क्या बोलेंगे, x बराबर 16/99, 16/99। देखिए p बटा के रूप में है, बटा में है, तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बस ये ऐसा प्रश्न आएगा, यदि ऐसा प्रश्न रहेगा तो इसी तरह से बनाना है। देखिए ये जो है ये नोट्स है, ये हम वीडियो के अंत में डाल देंगे जा कर के, और बनाइए और देखिए कि कौन सवाल बन रहा है। यदि नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, और जो सवाल नहीं बनता है वो क्वेश्चन नंबर दीजिए, ताकि हम बना करके फिर अगला वीडियो में डाल देंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।